क्या हुआ ये मतलब तू भी नहीं आने वाला मेरी क्लास बाकी लोग कोई जो वाली बात नहीं। अच्छा यही रीजन है ना पक्का? और कोई रीजन नहीं है ना? 2 घंटे के लिए कौन है? 2 घंटे नहीं है? नहीं सर हमारे फिक्स कर दिया होता है 5:30 होता है सर कब तक होगी? 5:45 चेकमेट कर देना बाद में हम अपने को चेकमेट कर दूंगा। अच्छा तो यार मैं क्या कराऊं? नो बस पापा से बात जरूर जाके मोबाइल मेरा क्या काम और निकला तो जाएगा तू अगर पापा को लेके आएगा कोई आएगा नहीं आएगा उम्र वही उसको जीने तो शांति कोई डीपीपी वगैरह नहीं दी तुमने तुम्हें? हो गए सारे क्वेश्चन? तो इधर इतने ही क्वेश्चन और आंसर इतने सारे हैं। ये जो 8 क्वेश्चन हैं ये हो गए सारे? ट्राई किया है बाकी सारे? नहीं किया। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम लो तो जो 4 क्वेश्चन है कूलम लो के हैं तो ये तो मैंने कल कूलम लो के इसमें सारे बता दिए हैं उसके ऊपर से इसमें कुछ नहीं पूछा गया होगा। इसमें ये कि जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट मैं तुम्हें बताऊंगा अभी इसके बाद में सॉल्व होगा। पहला वाला देखो वेक्टर है हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। और चलो पहला छोड़ो सेकंड करते हैं एक बार डिस्कस ठीक है। चलिए एक बार मैं तुम्हारा करा देता हूँ उसके बाद फिर हम देखते हैं और जिसका हो गया हो वो आगे के क्वेश्चन या व्हाटएवर यू वांट टू डू आप कर सकते हैं चेस खेलने के अलावा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए वेक्टर। अब थोड़ा सही लग रहा है तुम्हारी क्लास के ऊपर तो तुमने नहीं सोचा? तुमने ये नहीं सोचा 1 घंटे के लिए कौन आएगा? अभी मुझे कोई कह रहा था कि सब लोग ऐसा सोचते हैं 1 घंटे के लिए कौन है? ऐसा लगा तुम सबको ऐसा लगा था कि दोनों सर की क्लास होगी? पूरी क्लास अच्छा मैं अगर तुमको पता था मेरी क्लास है तो पूरी क्लास खाली होती।
वेरी गुड, वेकेंट आ गया। इग्नोर किया जाए तो गलती से तो बाकी प्रश्न हम आपकी थी। आगे चलते हैं। तो ये जो डीपीपी तुमको दी थी, कितने लोगों ने अच्छा जीरो कितना टाइम होगा डीपीपी? 2 क्लास 2 दिन ट्यूसडे 3 दिन कितना टाइम हुआ ये? अच्छा चलो ठीक है, दी एक बार सारे क्वेश्चन कितना ट्राई किया? हो सकता है पहले क्योंकि कूलम फ्लो या साथ में कोई डिफिकल्टी होता है, जब मैंने पढ़ा है उसके बाद एक और थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसके अलावा बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो ना हो पाए। तो तुमने पूरी ट्राई करनी, जिन लोगों ने एक बार पूरा ट्राई कर लिया आंसर आए हो ना डजंट मैटर, पर लेकर पैसे से चलो आगे डिग्री करनी ऐसे एक बार हाथ उठाओ। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगाने की ट्राई की थी एटलीस्ट। उधर पीछे तुमने ट्राई भी नहीं की, चाहते ही क्या फोल्ड करके बैग में रखने के लिए तो नहीं दी थी। मतलब ये पेपर है ना, ये पेड़ों से आता है, तो तुम्हें सोचना चाहिए अगर ये पेपर दिया है तो कुछ बहुत ही अच्छे पेड़ों ने अपने जीवन को गंवाया होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा ट्राई कर लेते। पहला क्वेश्चन हो जाएगा वेक्टर्स का है, अगर नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? इजी है। मैंने तुम्हें कल वो जो क्वेश्चन कराया था ना, एक यहाँ पे से मैंने 2 चार्जेस लगा दिए थे, तो तुमने फिर यहाँ क्या रेजोल्यूशन और वेक्टर वगैरह लगाया था, ठीक है? बस ऐसा ही एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ चार्जेस यहाँ रखे हैं, यहाँ रखे हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, बस शायद ऐसा ही होगा। तो ऐसा कुछ चार्जेस रखे हैं, तो पूछ रहे हैं कि इस चार्ज के अंदर ये चार्ज है तो फील्ड निकलेंगी, ये चार्ज से उसकी फील्ड निकलेंगी, और ये चार्ज है तो उसकी फील्ड निकलेंगी। एक चीज मैं और बता देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, और वो निकल के जाती कहाँ है? नेगेटिव चार्ज। कहाँ जाती है? नेगेटिव चार्ज में। तो ऐसा कभी मत सोचना कि सर ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, तो सर ये देखो प्लस क्यू से चार्ज लाइन्स निकली और ये माइनस क्यू से लाइन्स निकली, अब यहाँ से फोर्स लगेगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा। ये तभी होगा जब सेम चार्जेस होंगे, दोनों फील्ड लड़ेंगी। ये पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड निकल के जाती है नेगेटिव की तरफ है हमेशा, तो ये डायग्राम गलत होगा। सही डायग्राम क्या होगा यहाँ पे? अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है तो कैसे जाएगी लाइन? कैसे जाएंगे? बोलो कैसे जाएंगे? सीधा, ठीक है? डायरेक्शन ऐसी, समझ में आया? क्लियर? ऐसा नहीं है, ये है कि ये भी गलत है। तो मैं बताऊं, ये सुपर पोजिशन है 2 चीजों का। क्या है सुपर पोजिशन? पहली चीज क्या थी कि भाई प्लस क्यू में से हमेशा चार्ज बाहर जाते हैं और माइनस क्यू से हमेशा चार्ज अंदर आते हैं। तो जब तुम इन दोनों का सुपर पोजिशन, क्योंकि अगर इसमें मैं ये कहूंगा कि ये प्लस वाली ही फील्ड है, इसी की फील्ड है, इसकी तो कोई फील्ड है ही नहीं, अगर मैं ऐसा कहता हूँ तब फिर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि सर फोर्स कहाँ से है? क्योंकि मैंने कल क्या समझाया था तुम्हें? क्या समझाया था? फोर्स लगने के लिए किसकी जरूरत है? कितनी फील्ड? 2 फील्ड। तो यहाँ 2 फील्ड जरूरी है, और है 2 फील्ड, एक ये रहा होगा एक ये रहा होगा, लेकिन क्योंकि इनको मैं पास में लाया तो सुपर पोजिशन से आपको ये देखने को मिल रहा है। बट यहाँ फोर्स लगेगा, 2 फील्ड हैं और वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये सारी बातें कर चुके हैं। यहाँ पे सेम इसकी फील्ड होगी, बस चीजें क्या है थोड़ा वेक्टर देखना पड़ेगा कि ऐसे फोर्स जा रहा है, तो एक फोर्स ऐसे आया, इसकी वजह से इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो एक फोर्स ये है, फिर इसका एंगल वेक्टर वगैरह लगाना पड़ेगा। इजी है, अगर फिर भी फंसते हो तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इंटरप्रेट करके मुझे तुम समझाओगे कि सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये क्या नाम है? हाँ हार्दिक कर दो। सेकंड वाला क्वेश्चन समझाओ, खुद समझो और मुझे बताओ कि क्या लिखा है, ठीक है?
आप सभी समझो सेकंड क्वेश्चन क्या है और अपनी समझ से इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। निकाल दो पेन, 1-1.5 घंटा से प्रैक्टिस करेंगे। मेरा मन हुआ था फ्लक्स वगैरह बताने का, बट देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया है, अच्छे से बना हो गया है। तो भाई अगर ट्राई करो, जिनका सोल्व हो गया मैं उनसे नहीं कहूँगी कि अब इस क्वेश्चन में फंसे आगे। इन द थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जब दो हम आपस में कॉन्टेक्ट में लाएंगे, जब दोनों कॉन्टेक्ट में लाऊंगा पोटेंशियल नहीं हो जाता, इसका पोटेंशियल चार्ज प्राप्त होता है। इसका चार्ज इसको जाएगा जब तक कि क्या हो जाए पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल हो जाता है। एक ही भाई आप फॉर्मूला नहीं, हर सेकंड तो होगा ना। अभी आपने सेकंड किसका कितना बाकी है, सेकंड इसमें उठाओ, हाथ तो उठाओ। हो गया, ठीक। थर्ड वाला ट्राई करो, जिनका सेकंड बाकी है सेकंड करा लो। थर्ड वाले में तुम्हें इतना बताऊंगा, दो कंडक्टर्स को तुम आपस में मिलाओगे, लास्ट दो बाकी है तो तुम फिर फोर्थ ट्राई करो। अच्छा, ये भी वो वाला है ना, मैंने पहले एयर में रखना है, फोर्स के टाइम कम हो जाता है, सिंपली और कुछ नहीं होता। बताता हूँ, ठीक है चलो। 3-4 से +4Q कैपिटल Q और Q +4Q कैपिटल Q और स्मॉल Q, ओके ठीक। वो एक स्ट्रेट लाइन में रखोगे जिसकी लेंथ है, ठीक है। और +4Q की डिस्टेंस 0 यानी कि वो लाइन के स्टार्टिंग है +4Q। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, अगर एक आपके पास लाइन है जिसकी लेंथ कितनी है L, तो इसके स्टार्टिंग में कौन सा चार्ज रखा है +4Q +4Q कैपिटल Q स्मॉल Q 6 L/2 पे कैपिटल Q, L/2 यहाँ कहीं बीच में होगा। यहाँ कौन सा चार्ज रखा है कैपिटल Q, और लास्ट में स्मॉल Q, और लास्ट में रखा है स्मॉल Q। ठीक, क्लियर ना। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसमें पूछा हुआ है कि कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी ताकि नेट फोर्स स्मॉल Q पे रिलीज हो जाए। क्वेश्चन समझा आपने? कैपिटल Q की क्या वैल्यू होगी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स क्यों लग रहा है, पहले तो ये समझो क्यों लगेगा इस पे फोर्स। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये फोर्स फील करेगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये फोर्स फील करेगा। सबके ऊपर यहाँ दो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर भी दो फोर्स लगेगा, ये लगाएगा एक ये लगाएगा, इसके ऊपर भी दो फोर्स लगेगा, ये लगाएगा और एक। हर एक चार्ज यहाँ कितने फोर्स फील करेगा, 2। लेकिन क्योंकि हमें स्टडी किसके ऊपर करना है, -Q के ऊपर और कैपिटल Q के ऊपर, तो हमें इसमें समझना है। क्वेश्चन क्या कहा है अगेन सुनो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q की इसका नेट फोर्स। चलो, इसका नेट फोर्स मतलब इसके कितने फोर्स लगेंगे, एक फोर्स लगेगा। इस चार्ज को मैं नाम देता हूँ A और इस चार्ज को नाम देता हूँ B। तो एक फोर्स लगेगा इसका F A की वजह से, और एक फोर्स लगेगा फोर्स B, जिसको क्या नाम दूंगा मैं, फोर्स B FB। क्या नाम दूंगा, FB। नाउ अगर मुझे इसको 0 करना है तो मैं इस फोर्स को इस तरफ नहीं दे सकता। अगर दोनों एक तरफ जाएंगे तो 0, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये जरूर निगेटिव होना चाहिए, ये जरूर निगेटिव। तो इस पे जो भी चार्ज है इसको मैं -2 मान लूंगा। एक बात क्या मान लूंगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये जो फोर्स लगेगा FB वो इस तरफ रहेगा। तो FA उस तरफ किसकी वजह से, और FB इस तरफ किसकी वजह से। और अब इन दोनों ही फोर्स को बराबर होना पड़ेगा, तभी इसके ऊपर नेट फोर्स कॉमन सेंस। अब तुम एक तरफ FA की इक्वेशन लिखो और एक तरफ, और दोनों को इक्वल कर दो, फटाक से देखो आंसर आता है कि नहीं आता। जल्दी, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट का क्वेश्चन लिखो, स्टार्ट रखो पेन।
आपने तो 1:1 किया होगा, ठीक। एक चार्ज टच किया वापस रखना, टच किया और वापस रखना। अब आपका इसे सेम डिस्टेंस पे रखने से फोर्स बदलती हुई, क्योंकि जब इसको मैंने टच करने से पहले इससे कुछ अलग क्यों था, चार्ज अलग था, इससे कुछ चार्ज अलग था। इस टच करने के बाद इसे चार्जेस अलग अलग डिस्टेंस सेम है, फोर्स का प्रतीक क्यों भाई r², r बदली बट क्यों बदल, और वो क्यों कैसे निकलेगा, नीचे जाकर पोटेंशियल क्यों होगा। अभी मैं इसके बाद वही क्वेश्चन करो जल्दी से यार, तो इजी है। ऐसा की इक्वेशन नहीं है, इसके बाद इसकी इक्वेशन क्या होगी, कैपिटल Q स्मॉल q L/2 का होल स्क्वायर 4। अभी दोनों को इक्वल को कहां से डिवाइड क्यों करना है, इक्वल करना है, तो f से इक्वल टू f से आया नहीं तो L/2 का स्क्वायर L² का हो गया, फाइनल आंसर क्या है, श्योर। बोर्ड में थोड़ा टाइम पे अभी तो तुम ऐसा ही कोर्स शुरू में वियतनाम वगैरह में ऐसा होता है, इसमें छोटे बच्चे हाथ कोच है, उसमें जाता है या कुछ यहाँ कुछ काम समझो, तो इसको आप कम मोटर हो जाता है, कुछ नहीं मिलेगा, ना और इस तरह से बहुत सारे है होगा तुम्हारा पक्का। तो आप ये भी अभी कल पढ़ा है मैंने कूलम फ्लो के क्यों 1 2 2 याद है, ये डिस्टेंस कितना है L है ना, L ठीक है। अब इनके लिखो Q1 Q1 समझ में आया? ये पहले का ऐसे ये हो गया। अभी देखिए ऐसे एक ह्यूमन क्यों आएगा, दूसरा बात करते हैं तो एक कैपिटल फोर्स को टच किया तो पोटेंशियल सेम हो गया, जब भी इसको टच करते हैं ना चार्ज इधर उधर जाते हैं, पोटेंशियल हमेशा सेम हो जाता है। और जब किसी ने जिसमें अलग करूंगा ना, भले सेम डिस्टेंस से क्यों ना चलेंगे बट उनके चार्जेस अलग होंगे, तो इसलिए फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये आया ये आपको कौन सा चार्ज है, तो आपके Q1 करो, Q1 क्या है और Q2 क्या है, तो मल्टीप्लाई है और Q2 आया आंसर कितना आया,
अच्छा, ऐसा इक्वेशन में आपको माइनस नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही अज्यूम किया है कि ये ऐसा है, तो व्हाटएवर वैल्यू यू आर गेटिंग आपको उसमें माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसे मैग्नीट्यूड। चलो अगला क्वेश्चन किसका हो गया? इसका नहीं हुआ, आपका हो गया थर्ड वाला, तो ऐसे हाथ उठाना हो गया थर्ड क्वेश्चन। हाँ तो नहीं हुआ तो उठाओ ना हाथ से। हो गया, आया आंसर। अब देखो इस थर्ड वाले क्वेश्चन की कहानी आप एक बार पढ़ लो। क्या ये पढ़ो? चलो मैं ही बताता हूँ, छोड़ो मत पढ़ो। एक कोई आपके पास सिंपल समझना, जो फोर्स होता है किस पर डिपेंड करता है? कि किस पर डिपेंड, बोलो ना, के Q1 Q2 अपॉन R इज व्हाट? और उन दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है? इतना समझ में आया? अब समझो, मेरे पास एक चार्ज है, इसका है कुछ Q1 चार्ज, एक चार्ज, इसका चार्ज क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? फोर्स कितनी लगेगी? ठीक, समझ में आया? इतना है, क्लियर हुआ? अब मैं इन दोनों चार्जेस को लेकर आता हूं, टच करता हूं, टच करके वापस उसी डिस्टेंस पर रख देता हूं। टच करने के बाद मैंने वापस उसी डिस्टेंस पर रखा। ये चार्ज क्यों था? इसको आपको ध्यान रखा। ये चार्ज Q2 था, ये Q1 ये Q2 था, इसको वापस ध्यान रखा। डिस्टेंस अब कितना है? जितना पहले था कितना था? तो अब फोर्स क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R²। तो इस फॉर्मूले में कहीं नहीं लिखा है कि उनको टच करने से या कुछ भी करने से फोर्स चेंज होता है। क्या लिखा है? फॉर्मूले को फर्क पड़ता है Q से, ये तो कांस्टेंट है। फॉर्मूले को फर्क पड़ता है, दोनों ही केसेस में सर R सेम है, Q सेम है। तो आप ये कहना चाहते हो, अब जो बाद में फोर्स लगेगी टच कराने के बाद, जो F न्यू आएगा, ये कितना होगा? K Q1 Q2 बाई विच इज इक्वल टू योर प्रीवियस F। सही होना चाहिए। और अगर मैं दोनों फोर्स का रेशियो मांगू तो कितना रेशियो आना चाहिए? कितना आना चाहिए? बट 1:1 is the right answer। समझ पा रहे हो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं? इसका मतलब ये तो कंफर्म है, फॉर्मूले को फर्क तो इतने से ही पड़ता है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा टच वगैरह, कोई बात ही नहीं हुई। तो फर्क या तो कहां पड़ा होगा? इस पे, और या तो R तो साफ साफ दिख रहा है आपको पर, ये तब भी R था और ये, मतलब फर्क कहां पड़ा? मतलब फर्क कहां पड़ा? मतलब हमेशा याद रखो, जब ये साइंटिस्ट को भी नहीं पता था, इसकी डिस्कवरी ऐसे हुई है। दो चार्जेस रखे,
उसका फोर्स मेजर किया मशीन वगैरह लगा के, तो दोनों चार्जेस को बोले चलो ठीक है, तो चार्जेस इकट्ठा कर देते हैं, बैग में रखते हैं, कल आके वापस से रिसर्च करेंगे लैब में। अगले दिन फिर आए वो रिसर्च आगे बढ़ानी थी, कुछ नया करना था, बोले चलो कल से ही आगे जो कल हमने किया था उसी से अब आगे करेंगे। आगे करने गए, अब वो क्या लगता है मशीन आज अलग रीडिंग दे रही थी, तो मशीन मुझे जो फोर्स दे रही थी वो फोर्स आज ऐसा कैसे हो गया? ये वही चार्ज है जो कल था, ये वही चार्ज है जो कल था, इनके बीच का डिस्टेंस वही है जो मैंने कल रखा था, बट कल फोर्स की वैल्यू कुछ दूसरी आ रही थी और आज फोर्स की वैल्यू कुछ कैसे हो सकता है? वहां पे ये नया कंसेप्ट निकल कर आया कि जरूर ऐसा हुआ होगा जब मैंने दो चार्जेस को टच कराया होगा, जब मैंने दो चार्जेस को, दो कंडक्टर्स को टच कराया होगा, तो इसका कुछ चार्ज निकल के उसमें चला गया होगा, उसका कुछ चार्ज निकल के इसमें चला। समझ में आया? सेटिस्फाइड? नहीं होना चाहिए। तो क्यों गया चार्ज? रीजन क्या है इसका? आखिर इसका चार्ज निकल के उसमें क्यों जाता है? अगर मैं तुम्हें कहता हूँ चार्ज यहाँ से वहां जाता है, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता दूंगा, उससे आप नया वाला चार्ज निकालोगे। नया चार्ज मतलब इसका Q1 का नया Q2 का, तो आपको नया फोर्स मिल जाएगा। आप उसको जुड़ाओगे, हाँ ये तो आ गया, बढ़िया, वैसे क्वेश्चन हम कर लेंगे, बट ये कोई ये तरीका होता ही नहीं। क्यों आखिर टच कराने के चार्जेस? तो दिस इज सिंपली नोन एज द पोटेंशियल। बहुत सिंपल सा इसका रीजन है पोटेंशियल। एक गिलास में फुल पानी है, एक गिलास में हाफ पानी है, तुम दोनों को पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दो तो क्या होगा? सेम लेवल पे आके रुक जाएंगे। एक टंकी में ज्यादा पानी भरा है, कम भरा है, पाइप से कनेक्ट कर दो तो क्या होगा? कनेक्शन ऑलवेज दोनों के पोटेंशियल को सेम कर देता है। अगर आप किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ रह रहे हो और आप एकदम निहायती निकम्मे व्यक्ति हो, तो इसमें दो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है, या तो उसका पोटेंशियल आप गिरा दोगे, आपके जैसा बना दोगे, या तो आप उसके जैसा बन जाओगे। बट ऐसा नहीं था, उसका थोड़ा गिर जाता है, आपका थोड़ा बढ़ जाता है, एक मेन उससे आपको चलने लगता है हमेशा। ये शायद पुराने जमाने में जो कवि वगैरह लोग थे वो पढ़े लिखे थे, वो इन सब चीजों को पहले ही जानते थे, इसलिए उन्होंने लिख दिया था संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। तो इसलिए आपके फ्रेंड्स भी आपको अच्छे पोटेंशियल वाले बनाने चाहिए, ताकि ऑलवेज आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो। समझ में आया? हाँ, इससे पता चलता है कि इतना अच्छा सर्कल है। इसका मतलब कुल मिला के सर आप यही कहना चाह रहे हो ना कि जब मैंने इन दोनों चार्जेस को मिलाया होगा तो क्या हुआ होगा? दोनों चार्जेस का पोटेंशियल सेम हुआ होगा। क्या हुआ होगा? पोटेंशियल सेम हो गया होगा। बस सिंपल। अब ये क्वेश्चन आप आगे करने का ट्राई करो। अब कैसे? पोटेंशियल का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, ये क्यों भाई? ट्राई करो एक बार। पोटेंशियल तो जब आप देखो, मैं फिर बता दूँ कैसे करना है। इसके पोटेंशियल का अलग के क्यू बाई आर, इसके पोटेंशियल का अलग के क्यू बाई आर, और वो दोनों के क्या करोगे आप? इक्वल। तो आर आप कट जाएंगे, समथिंग व्हाटएवर कुछ तो कटेगा, और एक तुम्हें नया चार्ज मिलेगा, और वो नया चार्ज ही हमें वापस से फोर्स की वैल्यू में पुट करना है। तो एक बार ट्राई करो, देखते हैं, दिमाग में करो, लिखो तो स्टार्ट तो करो करना। टू सिमिलर वेरी स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर, अगेन मैं आपको बता दूं ये दोनों क्या है? स्फीयर है, कंडक्टिंग है, स्मॉल है, मतलब इनको मान के चलो इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर, और इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। और मैं आपको फिर बताता हूँ, हमेशा पोटेंशियल सरफेस पे होता है, हमेशा पोटेंशियल। कंडक्टर में आपने पढ़ा होगा चार्जेस कहाँ होते हैं? सरफेस पे। कंडक्टर पे हमेशा चार्जेस कहाँ रहते हैं? सरफेस पे रहते हैं। चलो ट्राई करो इस बार।
पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखो, इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 by R। इसके पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा, अभी इसका पोटेंशियल K Q1 by R है, अभी इसका पोटेंशियल K Q2 by, अभी ये इक्वल नहीं है। अगर पता है इसका पोटेंशियल पहले से इक्वल होता, फिर तुम इनको ऐसे करते और फिर वापस आते, तो फिर फोर्सेस का रेशियो क्या रहता, फिर सेम ही रहता, फिर वो चेंज ही नहीं होता। अभी तुम डायरेक्ट इसमें इक्वल नहीं लगा सकते, अगर इक्वल होता तो बदलता थोड़ी ना। अभी ये इसका पोटेंशियल है और ये इसका पोटेंशियल है, तुम्हें इसको ऐसे बैलेंस करना है कि दोनों सेम हो जाए। तुम्हें इसका जो नया चार्ज आएगा उसको मैं Q1 न्यू नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, जो नया चार्ज इसके ऊपर आएगा, हो सकता है इसका कुछ और, इसको मैं क्या नाम दूंगा। तो तुम्हें क्या करना है कि जो K1 by R था, K2 by R था, ये इसका पोटेंशियल था, इसका पोटेंशियल था, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, K Q1 न्यू by विच इज इक्वल किसके, अब ऐसा हो जाना चाहिए, ये इक्वेशन ये सेटिस्फाइड कर जानी चाहिए जब नया चार्ज आया होगा। और इसमें से साथ आपको जब R से R कट जाएगा, कैसे की कर जाएगा, तो क्या निकलेगा, Q1 इज इक्वल टू, मतलब अंदर बात है, दोनों में चार्ज सेम हो जाने चाहिए। अब वैल्यू तो थोड़ा बहुत खेल लो, आंसर आ जाएगा। मैंने तो मतलब क्वेश्चन ही करा दिया इसके बाद। और फिर जो नया आपके पास आया चार्जेस की वैल्यू, उससे आप क्या निकाल लोगे, फोर्स की वैल्यू। सिंपल, ये कोई हार्ड नहीं है। डायग्राम बनाइए अच्छे से, क्वेश्चन को एक स्टेप पे कॉन्फिडेंस के साथ करती जाएगी। हमने भाई अभी इसका चार्ज क्यों है, इसका चार्ज क्यों, अभी मैं नहीं बता रहा, तुमने अभी भी दोनों की क्या करके बोला है, इसका पोटेंशियल आ रहा है, ये जानने पे क्या है, मेरा कोई मुक्ति नहीं है, तो इसका मतलब बना सकते, ऐसा नहीं कि अपनी पोटेंशियल को मैंने इसको तक कराया, इसको का कुछ नया चार्ज हो गया, Q1 न्यू, इसको का कुछ Q2 और वो इक्वल, Q1 को पूरा लिखो, K1 K2 ऐसा बनाओ, जैसे मैं पूरा क्वेश्चन को किया ना, ऐसे लिखा करो हमेशा। दिस इज केस 1 बिफोर पोटेंशियल सेम या इक्वलाइज, और केस 2 आफ्टर पोटेंशियल सेम और इक्वलाइज। लिखो, समझो, ब्रैकेट में रीजन लिखो कि जब भी टच होंगे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। कैसे निकालते हैं फिर वो लिखो। ये बच्चे करते हैं, वो यहीं पे इक्वल कर देते हैं, ये इक्वल नहीं है, समझ रहे हो आप कितनों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बताओ, मैं बताता हूँ आपको। Q1 न्यू इक्वल टू, ये तो क्लियर हो गया। तो जो नया चार्ज होगा वो दोनों चार्ज इक्वल होंगे। अच्छा, ये तो तुम्हें पता ना टोटल चार्ज कंजर्व होता है। अगर इसके पास पहले कुछ मान लो, इसके पास 8 बिस्किट थे, ठीक, इसके पास कुछ 5 बिस्किट थे। मैं ये कहता हूं कि जो नए, ये तो हो गया कि तुम मिले नहीं थे, मिले कुछ बिस्किट इधर गए होंगे, कुछ उधर गए होंगे। जो नया अरेंजमेंट होगा उसको मैंने बिस्किट 1 न्यू और इसको क्यूज नाम दिया, और फिर क्या निकल गया इक्वेशन के दोनों बिस्किट अब सेम हो गए। तो बताओ कितना होगा इसके पास, अब बताओ 7 हो जाएगा सारा पूरा रीजन। तो अब जब यहाँ से 7 हो गया, सीधी बात है, कैसे तुमने अभी दिमाग लगा के अपने आप इसकी वैल्यू निकाल दी। मतलब बिस्किट तो आंसर निकालोगे और 4 से तो आंसर नहीं निकालोगे। जैसे तुमने यहाँ दिमाग लगा के अभी तुमने Q1 न्यू और Q2 न्यू की वैल्यू अपने आप ही तुमने बताई ना, मैंने तो बताई नहीं है। तो सिमिलर यही वहां पे करना है तुम्हें। उसके चार्जेस में दे रखा था 40 और 30 ऐसा कुछ दे रखा है, 40-20 दे रखा है, तो 40-20-60। अरे वो फर्क नहीं पड़ता माइनस प्लस में, वो चार्ज एक दूसरे को काटेंगे नहीं। माइनस प्लस मतलब फोर्स अपोजिट लगे, इसमें कंफ्यूज मत होना तुम।
ठीक, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये ठीक वही बात है कि इसके पास मतलब हाँ तो माइनस क्यों करना है? ये ठीक वही बात हो गई, इसके पास ओरियो का बिस्किट है और इसके पास पार्ले जी का बिस्किट। चलो ठीक है, मान लो कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए, फिर आप क्या करोगे? लिखो केस 1, जब आप ऐड कर दोगे क्या निकल जाएगा? 40 माइनस 20 क्या होगा? 20। और केस 2 में क्या रखोगे? ऐड। आप ऐसे करके देखो, दोनों चार्ज देखो कितना आंसर आता है। देखो हमेशा खुद की कंफ्यूजन का आंसर खुद निकालना होता है। अब दोनों केस में कर देख लो कितना आंसर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। जैसे पता है मैंने भी डिफिकल्ट को रखी है, निकालो तो आप दोनों करो तो एक बार। हाँ वो आ जाएगा तुम्हारा 30-30 आ जाएगा, 1:9 का समथिंग, 9:1 का समथिंग आएगा। और इसका आएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा, सही है। नाउ द थिंग इज दैट, देखो एक चीज तुम्हें और याद रखनी है सिंपली कि जब कभी भी ये अरेंजमेंट वापस से मिलेगा और अलग होगा तो चार्जेस इधर उधर जाएंगे। ठीक है, आप समझना मेरी बात। इसमें ऐसा था कि दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ऐड होते हैं, बट निगेटिव आने से फर्क क्या पड़ता है आप इसको समझो। एक अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको बताऊं क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो क्या है? अब जब पॉजिटिव आएगा उसके पास, तो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि पॉजिटिव चार्ज मतलब का प्रोटॉन थोड़ी बाहर निकल, कई बार निकलना हमारी मतलब होगा कि यहाँ से निगेटिव निकलेगा और इसमें निगेटिव आएगा, इसमें निगेटिव। तो जब यहाँ से निगेटिव निकलेगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिवली बढ़ेगी और इसकी वैल्यू निगेटिवली मतलब इसकी टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से वहां मूव कर सकते हैं, तो जो आपका नेट चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज नेट चार्ज हियर? 5 कूलम प्लस 5 कूलम, एंड व्हाट इज नेट चार्ज हियर? प्लस 5 कूलम माइनस 3 कूलम, 2। तो यहाँ पे नेट चार्ज आपका प्लस 2 कूलम है और यहाँ पे नेट चार्ज आपका प्लस 10 कूलम है। तो यहाँ पे कंजर्व क्या रहेगा? 10 कूलम। यहाँ पे कंजर्व क्या रहेगा? अब यहाँ देखो आपका 40 माइनस 20 कितना बचा? कंजर्व क्या रहेगा? तो Q1 न्यू प्लस Q2 न्यू शुड इक्वल टू 20। हमेशा व्हाटएवर आपको जो भी चार्जेस गिवन है आपको उनको पहले क्या करना है? प्लस, और जो आपको वैल्यू मिले उसको क्या करना है? कंजर्व। उसको क्या करना है? कंजर्व। ये इक्वेशन आपको मिली थी Q1 न्यू इक्वल टू Q2 न्यू, बट आपको ये तो पता ना टोटल चार्ज शुड बी कंजर्व, टोटल चार्ज शुड बी कंजर्व। तो टोटल चार्ज शुड बी कंजर्व, यहाँ ध्यान देना, टोटल चार्ज शुड बी कंजर्व मतलब पहले चार्ज Q1 था, उसके बाद चार्ज Q2, ये टोटल चार्ज है, यही कंजर्व होना चाहिए। मतलब Q1 न्यू प्लस Q2 न्यू, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन वहां से निकली, दोनों सेम है। मतलब इसको भी मैं अगर P मानूंगा तो इसको भी, समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2P, Q1 प्लस Q2।
20. So this is your first equation. हमेशा टोटल चार्ज जो कंजर्व होगा ये आपकी पहली इक्वेशन हमेशा बनेगी, और दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? पोटेंशियल की इक्वेशन से, क्योंकि जब आप पोटेंशियल निकाल रहे होगे आप इसको टच कराए, समझो मेरी बात, इसको टच कराया, टच कराने के बाद दोनों में चार्ज अलग होगा, इसका भी चार्ज मुझे नहीं पता और कितने चार्ज अननोन है। मैथ का बहुत बेसिक चीज है, इफ यू हैव टू अननोन वेरिएबल तो तुम्हें एक इक्वेशन आएगी कहाँ से? टोटल चार्ज कंजर्व, तो दूसरी इक्वेशन आएगी पोटेंशियल से। तो टोटल चार्ज वो कंजर्व होना चाहिए, तो वो 40-60 था, 40-20 था। अगर वो प्लस होते दोनों तो वहां पे कितना हो जाता? 30-30। बट अगर एक माइनस है तो कितना हुआ? तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी। मैंने क्या बात की? वही बात होती है, ओरियो का बिस्किट और पार्ले जी का बिस्किट में कोई मतलब नहीं उससे, हमें क्या करना है? उसको प्लस करना है। हमें क्या करना है? उसको प्लस करना है। तो एक हमारा कितना था? 40 प्लस माइनस, हमें कुछ नहीं करना, जो ये चार्ज है और जो ये चार्ज है उसको प्लस करना। अगर मैं वहां माइनस कह देता तो कहते सर तो माइनस प्लस हो गया, समझ रहे हो? हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है कौन सा चार्ज दिया है, क्या दोनों माइनस हो गए, तुम दोनों माइनस हो गए, -3 प्लस -3 तो -6 आ जाएगा। अगर कौन सा क्या है मैं मैटर नहीं करता, हमको बस सिंपली क्या देखना है? एक कंजर्वेशन, दूसरा समझ में आया, आ गया, क्लियर हुआ एकदम। ये कंसर्न मत भूलना, यहाँ पे क्वेश्चन कंफर्म आता है, ठीक है। टच करने के बाद पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल क्यों सेम होता है? नेचर का लॉ है कि कभी भी एक ज्यादा कम चीज को करोगे तो वो एक लेवल में आ ही जाती है, ठीक है। और एक लेवल में आने के लिए कैसे होगा? चार्ज, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है तो क्या बदला होगा? चार्ज बदला होगा। एक चार्ज इधर क्या होगा, एक चार्ज इधर, सेम वही बात थी। बिस्किट वाला मैंने एग्जांपल दिया तो तुम समझ गए, चार्जेस में थोड़े कंफ्यूज थे। तुम जिस भी प्रकार से कंफर्टेबल हो इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया समझ में? इसका पूरा एक एक क्वेश्चन को एक कंसेप्ट समझा करो हमेशा। ये क्वेश्चन तुमने सीखा ना, अब ये कंसेप्ट तुम्हारा हो गया। ऐसे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आए तो यही क्वेश्चन बुक में निकालना, देखना कि हमने तब कैसे किया था। हमारे टाइम पे जेई मेंस के बाद जेई एडवांस की प्रिपरेशन हमने ऐसे की थी, एक बुक बनाई थी और उसमें प्रैक्टिस करते थे। तो जब हमने पहला चैप्टर का नाम डाला इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो कोई थ्योरी नहीं, सीधा हम स्टार्ट करते थे क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 1 को सोल्व करो, इसमें से हमें पता चलता था अच्छा ये थ्योरी। फिर क्वेश्चन 2 सोल्व करो, उसमें से पता चलता था अच्छा ये थ्योरी। ऐसे करके हम 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन करते थे, मतलब 70-80 थ्योरी करते थे, और ये टाइप का एक ही क्वेश्चन। तो हमें जब कभी कुछ करना होता तो क्वेश्चन रिवाइज करते जाते थे, थ्योरी ऑटोमेटिक रिवाइज। जब कभी तुम ये वाला क्वेश्चन देखोगे तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, टच करेंगे पोटेंशियल सेम होगा, इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन लगाना है, ये लगाना है, ठीक। आया समझ में? किसी को डाउट? तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ ना? नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन, अरे ये सिंपली, अच्छा इसके कंसेप्ट को डिस्कशन करना था, मैं बता देता हूँ। कूलम फ्लो में शायद ये चीज बची थी, इसको लिख लिया ना? ओके, यहाँ ध्यान दो, ये आपका एक सिस्टम में चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? चार्ज क्या हो? कितना है चार्ज? कितना है? कितना डिस्टेंस होगा? इसको एल कर दूंगा तो, और इसको 4, कुछ भी रख सकते हैं ना, समझ में 1 2 2 की आदत पड़ जाएगी, वहां से दूसरा आ जाएगा तो फिर कंफ्यूज। दूसरा डिस्क्रीट सॉल्व होता है लेकिन चार्जेस सॉल्व नहीं होते, तो Q1 Q2 होगा, तो Q1 Q2 तो आया नहीं था, कुछ अलग ही दे दिया था, अलग करना है प्रैक्टिस। ठीक, इंग्लिश में कितना फोर्स लगेगा? 3। कितना लगेगा फोर्स? क्या वैल्यू होगी इसकी? ठीक, नए नए देखते हो ना तो लगता है अपना भी वही एफ लिख रहे हैं, सर वापस वही लेना तो नींद आती है। अब इस पूरे सिस्टम को मैंने रखा है एयर में, कहा? ठीक, इसका के समथिंग कुछ 1 होता है, ठीक है। यहाँ हमेशा एक वैल्यू रहती है, पता है के, कौन रहता है?
के, क्योंकि एयर में हमेशा 1 रहता है इसलिए इसको लिखते नहीं। अब इस पूरे सिस्टम को मैं उठा के कहाँ रख दूंगा, वाटर में। कहाँ रख दूंगा, तो अगेन आपका ये है Q1, डिस्टेंस सेम ये है, आ गया अभी पूरा पानी, और मैंने इसको जाके कहाँ रखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में। कहाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, नहीं पता क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज? तो एक बहुत पतला सा रास्ता है कि, तो यहाँ कहीं ईरान है, ये इंडिया है, इधर ईरान है, यहाँ नीचे अफ्रीका है। तो ईरान और अफ्रीका के बीच बहुत पतला से 11 किलोमीटर का रास्ता है। दुनिया भर से जितने जहाज वगैरह आते हैं जिसमें LPG और पेट्रोलियम सब कुछ भरा रहता है, वो यहाँ नीचे से नहीं आ सकते, बिकॉज बहुत डीप। यहाँ पे जो समुद्र है उसको कहते हैं अटलांटिक ओशियन, और इंडिया के नीचे जो समुद्र को कहते हैं इंडियन ओशियन। इसको कहते हैं अरेबियन सी, यहाँ है आपका बे ऑफ बंगाल है। तो जब यहाँ से ये पास में लगती है बहुत सारी जहाजें, इसी छोटे पतले रास्ते को स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ मलेशिया के पास भी है बहुत पतला सा रास्ता, जहाँ भी पतले रास्ते उनको स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो भी है। तो यहाँ से जब कोई जहाज वगैरह जाती है, अभी युद्ध की वजह से ईरान ने इस पे कोई गेट वेट नहीं लगा दिया है, गेट लगा दिया, बस अपने शिप्स डिप्लॉय वगैरह कर रखे हैं, गन वन रखे हैं, बॉम्ब्स वगैरह, कि अगर कोई भी जहाज मेरी परमिशन के बिना पास करने की ट्राई करेगा मैं उसको नेस्त नाबूद कर दूंगा, मतलब खत्म कर दूंगा। तो मैंने इस पूरे सिस्टम को इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, जो अटलांटिक ओशियन है, उसमें जाके रख दिया, मतलब पानी में रख दिया। समझ में आया? तो अब भी क्या फोर्स उतना ही होगा आपके हिसाब से? सर आपने तो यही पढ़ाया है, फोर्स माइनस C इक्वल टू K Q1 Q0 L2। और तो मैं डिपेंड ही नहीं करता, आपने इसमें कहीं लिखा कि कहाँ जाएगा, क्या होगा, तो डिपेंड करेगा नहीं करेगा, कहीं लिखा तो पता तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि आपने ऐसा कुछ लिखा नहीं है। आज भी ये Q1 है, यहाँ भी Q1 था, आज भी ये Q0 यहाँ भी Q0 था, और आज भी इसके बीच में डिस्टेंस L है, यहाँ भी L था। तो फोर्स की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। फोर्स की वैल्यू क्यों नहीं बदलनी चाहिए? क्योंकि कोई भी ऐसा है ही नहीं, कोई भी ऐसा है, बट वास्तविकता में फोर्स की वैल्यू बदलती है। क्यों? क्यों? यहाँ कुछ क्या होता है कि एयर में उसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ उसकी वैल्यू बदल जाएगी, जिस वजह से डिवाइड बाय जो भी उसकी नई वैल्यू आएगी। मान लो यहाँ पे K की वैल्यू क्या है 15, तो ये आपका फोर्स डिक्रीज हो जाएगा 15 टाइम्स। सिंपली तुम समझो ना, फील्ड में, अब फील्ड में यहाँ से निकल रहा हूँ, हवा में वैल्यू निकलना कितना आसान है। मैं इमेजिन कि मैं पानी में निकल रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो फील्ड के लिए मुश्किल हुआ, तो इजिली नहीं जा पा रहे हैं। लड़ाई भी एकदम, मतलब पानी के अंदर 2 लोग लड़ रहे हैं, तो उसको मारते आते ये पीछे चला जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। हनी में लड़ रहे हैं, शहद में। तो ये अभी तुम इस चीज को देखो कि ये तो यहाँ पे हवा है, फिर भी हवा है, तुम एटमोस्फेयर में तो हवा भी नहीं, वहां लड़ो तुम, बिंदा स्पीड भाग रही जहाँ जाना, कोई रोकने वाला नहीं। यहाँ तो फिर भी हवा आती है, रोक देती है, तो उस केस में तो ये 0 हो जाता है, फोर्स इनफाइनाइट। एक बार तुम किसी को मारोगे तो तुम चलते जाओ, तुम्हें कोई रोक ही नहीं रहा है, इनफाइनाइट जाओ, जब तक तुम किसी एस्ट्रॉइड से टकरा नहीं जाओ। तो यही रीजन है। अभी तो मैंने रीजन बताया नहीं, तुमने अभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था ये कहाँ से आया। आपने जब इसको कभी डिराइव कराया था तो आपने बताया था फोर्स डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम कूलम्ब। तो ये तो के तो कभी था ही नहीं। अरे कौन से के की बात करो, कहाँ से आ गया के? आपका ये लॉजिक तो मैं समझ गया कि फील्ड इजिली नहीं जा पाएंगे, दिस इज द लॉजिक। इजिली फील्ड नहीं निकल पाएंगी तो इजिली के बीच में लड़ाई नहीं पाएगी, तो फोर्स लगेगा नहीं। बट मैथमेटिकली आप इस चीज को दर्शा के दिखा दो। कहने को तो मैं ये कह के भी निकल सकता था कि होता है, डिवाइड कर दिया करो, मान लो। दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन टू जेई स्टूडेंट। ठीक, क्या होता है, इस
कि इसकी मिस्ट्री को समझने के लिए बहुत साल पहले सीआईडी लगाई गई। तब सीआईडी इसी मिस्ट्री को खोल करने के बाद उसको परमिशन मिलती है, तुम टीवी पे आ सकते हो। तो उसके बाद वो सब तुमने देखा सीआईडी? फेवरेट कैरेक्टर गरबा करने वाली है। इस मिस्ट्री को उन्होंने ऐसा सॉल्व किया था, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से फिजिक्स के लेक्चर पढ़े हो तो एक के जैसी कोई चीज होती ही नहीं। के इज इक्वल टू 1/4π ये याद रहेगा। सारा किया धरा इनका, सारा किया धरा ये एप्सिलॉन नोट का है। एक्चुअली में ये एप्सिलॉन नोट होता है ये एप्सिलॉन नोट होता है ऊपर। अभी और सुनो, ये एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन नोट इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? याद करो थोड़ा पहले, अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी आपने 10th क्लास में। आंख में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आंख में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? है जैसे कहते हैं कि यार ये यहाँ का AQI बहुत ज्यादा। AQI क्या होता है? कुछ एयर क्वालिटी, वेरी गुड, आप यूपीएससी में ना सब कुछ आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मुझे तो कहां से आया? कहां से आया? नहीं, टर्म होता है। तो कुछ हुआ, टेम्परेचर कितना है? व्हाटएवर 37 डिग्री 36 डिग्री सेल्सियस। तो उसका कहां से? अरे कहां से आया? क्या होती है गर्मी, उसको नापने के लिए मैंने बनाया टेम्परेचर नाम का एक चीज, जिससे मैं नाप पाऊंगा, जिससे मैं मेजर कर पाऊंगा कि यहाँ पे गर्मी कितनी है। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस। अगर तुमने पढ़ा हो हीट चैप्टर जो पढ़ाया गया था, उसमें टेम्परेचर और हीट में डिफरेंट है। हीट फ्लो करते, टेम्परेचर कभी फ्लो नहीं करता। टेम्परेचर उस फ्लो होती हीट को नापता है। ये बेसिक है, आएगा भी तुम्हारे एग्जाम में। अरे 11 के तो क्या कौन सी एग्जाम है? तो टेम्परेचर बस एक टर्म है। क्या है? टर्म जिसको लाया गया किसको नापने के लिए? हीट को। AQI ये टर्म है जिसको लाया गया है पोल्यूशन को नापने के लिए। ठीक है। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म है जिसको लाया गया है फ्रीनेस को नापने के लिए। किसको नापने के लिए? कौन से मीडियम में कोई कितना फ्री रह सकता है। तो कैसे नापेंगे? कैसे नापेंगे? नापना कैसे? एक कभी भी जब तुमको किसी को नापना होता है ना, तो एक रेफरेंस लेना पड़ता है। कहूंगा कि इसका वजन बहुत भारी है, कितना भारी? और एक 5 साल के बच्चे के हिसाब से तो भारी है ना ये, समझो। तो ऑलवेज जब आप किसी को मेजर करो तो क्या चाहिए होता है? रिफरेंस। तो ये रिफरेंस लेते हैं हमेशा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा निकलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, न्यू कहते हैं इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन जिस मीडियम का नापना है। अब इनको पता चल गया वैक्यूम में तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है? 3 × 10⁻⁴ स्पीड ऑफ लाइट। ये सबको पता है, बस इनको उसको ले लिया रेफरेंस इन्होंने। अब धरती पे लेकर आते हैं हवा में, हवा में कैसे होगा देखिए, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो ये हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। क्या हो जाता है? फिर ये वही लाइट को पानी में भेजते हैं। तो भेजेंगे कैसे? कोई बोले लाइट जा जाते उसका भी सिस्टम होता है। वहाँ पे सोनार लगाया जाता है, तमाम चीजें लगाई जाती है, यहाँ से लाइट दी जाती है, तो वो जाता है, उसको टकरा के वापस आता है। इतनी देर में कैलकुलेशन की जाती है कि कितना टाइम लगा। फिर डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूले को इक्वेट करके तुम्हारी स्पीड निकाल ली जाती है। तो अगर यही मैं करूंगा एक्सपेरिमेंट स्पीड ऑफ लाइट का इन वाटर में, मुझे कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा? तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1 होता है किसका? अरे ये देखो इसको, ये 1 किसका होगा? ऐसे कितना बोला वैक्यूम? ऐसे क्यों वैक्यूम? क्योंकि ऊपर स्पीड वैक्यूम है और नीचे तुम क्या रखोगे? स्पीड। अगर तुम वैक्यूम में ना करो तो तुम ऊपर भी क्या करो? तो ऊपर नीचे स्पीड वैक्यूम दोनों, तो तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा ज्यादा हो सकता है?
कैसे, क्योंकि नीचे हमेशा जो आएगी स्पीड ये क्या होगी, इस वाली स्पीड से तो कम ही होगी ना, उससे ज्यादा थोड़ी होगी। अब ये कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू, ये कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू। बेसिक मैथ 4 के नीचे तुम 4 से छोटी वैल्यू रखोगे, 3 रख दो, 2 रख दो, 1 तो आपका ओवरऑल आंसर 4 से बड़ा होगा। और जब इसके नीचे तुम 4 से बड़ी वैल्यू रखोगे 5, 6, 7 समथिंग, तो ओवरऑल आंसर। बेसिक चीज ना, 4 चीजें तुमको 2 में ही बांटनी है तो ज्यादा सबके हिस्से में आएगा। 4 ही चीजें तुम 400 में बांट रहे हो तो कम आएगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता। 1 से छोटे के लिए तुम्हें ऐसी लाइट का इन्वेंशन करना पड़ेगा, ऐसी मीडियम का इन्वेंशन करना पड़ेगा जहां लाइट स्पीड ऑफ वैक्यूम से भी, ऐसा करना पॉसिबल अभी तक तो नहीं है, फ्यूचर हो भी सकता है, डोरेमोन कुछ भी कर सकता है, ठीक। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस वजह से अभी तक हमेशा जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 से हमेशा ज्यादा आता है, 1 से। तो ऐसे ही अब तुम लोग मैंने क्या देखो, स्पीड से क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या आया, स्पीड के रेशियो से क्या आया, स्पीड के रेशियो से क्या आया, स्पीड के रेशियो से क्या आया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो से आता है एप्सिलॉन। मतलब एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन वैक्यूम मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ये तो वैक्यूम ही है, क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम, जो एप्सिलॉन नॉट मीडियम इन एयर। इस एयर को क्या दे दिया गया, वैसे तो इसको कहते हैं मीडियम, ये लिख लो, ये इंपोर्टेंट है, फिर इसको बाद में मैं बहुत डीप में जाके बता रहा हूँ, फिर बाद में एप्सिलॉन के ऊपर दोबारा कभी वो चर्चा नहीं होगी। यहाँ का पानी इतना गहरा नहीं है, मुझे एकदम इस कंसेप्ट को डीप में जाना, वैसे मैं स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में गया, वहाँ का पानी ज्यादा गहरा है, तो इस कंसेप्ट को डीप में समझ पाएंगे। देखो एप्सिलॉन मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता कैसे है, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम, समझ में आया। अगर यही मीडियम एयर हो तो मैं इसको नाम दूंगा एप्सिलॉन एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अगर यही एप्सिलॉन हमारा वाटर है तो कैसे इसको दूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये कैसे आया होगा, लाइट पास कराई गई होगी वैक्यूम में अपॉन लाइट पास कराई गई होगी और दोनों का देखा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं किसका आया होगा, वैक्यूम का, और वो तो पता ही कितना होता है वैक्यूम का, क्यों, उसको नीचे कैंसिल हो जाएगा, वो भी वैक्यूम, ये भी वैक्यूम। अब हमेशा इन लोगों ने एक टर्म निकाला, परमिटिविटी। क्या निकाला, परमिटिविटी नाम क्या, परमिट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन सा मीडियम कितना परमिट करेगा, लाइट अलग रफ्तार से भागती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रफ्तार से भागती है। लाइट की स्पीड को नापने के लिए तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीज बना दी, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरा केस किसको लेकर चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर चल रहा है ना, चार्जेस को लेकर चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भागने की रफ्तार को लेकर भी कुछ एक टर्म बनाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में कैसे भाग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पानी में कैसे भागती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में कैसे जाती है। तुमने लाइट के लिए पूरा कर लिया, सिस्टम बना दिया, इसके लिए कैसे शुरू, तो इसके लिए भी इन्होंने वैसे, इसके लिए सिंपली इन्होंने क्या कहा, अगर मुझे किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जाननी है, परमिटिविटी माने कितना परमिट करता है, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसको, वैसे अब दोनों तो नहीं चले गए ना, अब से हम ट्राई करो। हाँ, इस मीडियम को सिंपली क्या करो, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो वैक्यूम का, विच इज दिस वन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो वैक्यूम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो मीडियम का, किसका, समझ में आया।
अगर यही मीडियम आपका एयर हो, क्या हो, एयर, तो आपका हो जाएगा इन वैक्यूम अपॉन, और इसी को आप नाम दे देते हो ई नॉट, इसी को आप नाम दे देते हो क्लियर। अच्छा ई नॉट वहां ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो आप इसको ई अल्फा बोल दो, ठीक है, वहां मैंने ध्यान से यूज कर दिया, तो क्या कह देंगे हम ई अल्फा, और इसको हम कहते हैं ई नॉट, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज नोन एज ई नॉट, एक टाइप। अब सिंपली आप बात ये समझो, यहाँ मुझे ये जो ई नॉट है, अभी ये मीडियम आपका है एयर, क्या है, एयर, तो एयर के लिए एक ये फिक्स चीज है, अब इसको ऐसे लिखना था 1/4πε0 नहीं था, 1/समथिंग एप्सिलॉन इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन इन मीडियम, समथिंग ऐसा था, मीडियम आपका एयर था, ये 1 होता है, तो आपने इसको ई नॉट डाल दिया, क्या कर दिया, ई नॉट। बट अब जब पानी में जाओगे तो ये बदलेगा ना, तो इसीलिए हमें उस एक नंबर से हर बार क्या करना पड़ता है, इसीलिए वो डिवाइड वाला के आता है, इसीलिए वो के वहां से आया है, समझ में आया, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। वो मैं चाहता तो सिर्फ के नीचे डिवाइड करना, बता कि अब तक आपको डिफिकल्ट सॉल्व करा के निकल सकता था, और अगर आपको सच में बोर लगा या ऐसा कुछ लग रहा हो कि सिर्फ बहुत ऊपर से जा रहा है, तो लिटरली मुझे बता देना आप एक बार, ठीक है, तो मैं फिर ये चीजें ऐसा नहीं करूँ, मैं बताऊंगा नहीं, बताऊंगा, बट ऐसी चीजें अगर आपका फायदा नहीं करा पा रही है तो मुझे मेरा नॉलेज आज शो करके कोई वो नहीं मिल रहा है, मुझे वो करना जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, ठीक है। अगर आप इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो एंड ऑफ द डे, तो इतना मैं जो पूरी रामायण बता के जा रहा हूँ तो मतलब ही नहीं, तो आप मुझे कब तक बताओ ये सारी चीजें, बट वो इतना डीप भी नहीं जाते, थोड़ा हल्का सा कम, आप सीधा अगर ये भी कहते थे डिवाइड बाय के होता, हल्का सा हिंट दे देते वैसा ऐसा कुछ होता होगा तो हम समझ जाते, ठीक है। तो आप ये सोचना, अगली क्लास में मैं पूछूंगा आपको यदि जिसकी अप्रोच से जाना है आपस में बात कर लेना, या अप्रोच थोड़ा हल्का सा इसको डाउन करना है कि सर नहीं आप ठीक हो चलेगा, आपका तो डिवाइड बाय के से करना है कि क्वेश्चन में दिया होगा, और क्यों का आंसर बता दो कि ऐसा ऐसा कुछ होता होगा इसलिए हुआ, इतना सर करने की मैं ऊपर से जा रहा है कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वैसा जाना होगा सोच लेना, मैं भी तुरंत आंसर नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, आपस में बात करो, उसके ऊपर डिस्कस करो, और एक मुझे अगली क्लास है तो फिर मैं उस अप्रोच से आगे मूव किया करूंगा। ये मैंने थोड़ा आपको नॉर्मल पढ़ा के भी बता दिया, एकदम डीप भी जाके बता दिया, दोनों आपके पास ना हो, फिर ये नहीं होना चाहिए कि मैं एकदम अंदर रहा हूँ तो समझ ही नहीं आ रहा है, अभी तक क्या पढ़ा आपने ऊपर से निकल के जाता है, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये क्लियर कर लेना। चलो ये क्लियर हुआ कंसेप्ट पूरा कहाँ से है, तो अगेन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ मीडियम का जो रेशियो है वो जन्म देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो भी जन्म देते हैं परमिटिविटी को। ये परमिटिविटी जो आपको दिख रही है ये आपको आगे भी देखने को मिलेगी परमिएबिलिटी के नाम से, चैप्टर नंबर 4, जहां आपको दिखाएंगे म्यू नोट, ये म्यू नोट और वो एप्सिलॉन नोट, इन दोनों के बीच में काफी घनिष्ठ रिश्ता है, वो परमिएबिलिटी होती है, परमिटिविटी होती है, दोनों में डिफरेंस, ठीक है, तब हम उसके ऊपर करेंगे बात। मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन जो है आपका 4th क्वेश्चन, अब इसको खुद सोचो और हिसाब से जो इसको सोल्व करो, आपको पता चल गया होगा यहाँ क्या करना है। क्लास में 15-10 सेकंड के लिए क्या होता है, दिमाग आपका कहीं अलग चला जाता है, इसको जोन आउट होना चाहिए, दिस इज वेरी नेचुरल,
बस फर्क ये कि समय के साथ ये बढ़ता जा रहा है लोगों को, पहले भी होता था, आज भी होता है, हमेशा होता है, बट सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग इस चीज को कवर कर लेते हैं, कुछ लोगों का कंसिस्टेंसी इतनी तगड़ी होती है कि वो जानते हैं मुझे यही ध्यान देना है, उस चीज को समझना है। और कुछ लोग इसको बचने का क्या, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, 5 मिनट 10 मिनट रात को सोने से पहले जैसे आंख बंद की, दिमाग से विचार आउट आएंगे, तुम उसको बाहर फेंकोगे, फिर कुछ ना कुछ उससे तुम बाहर करो, फिर वो चलता ही रहेगा। बस टाइम स्पेंड धीरे धीरे, आप पहले दिन करेंगे तो 10वें दिन जब भी आप वो करोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। पहले आप एक स्पॉट बाहर फेंकते थे, तुरंत दूसरा स्पॉट आता था, अब 5 सेकंड का टाइम लगता है, 10 सेकंड का। ठीक, मेडिटेशन स्टार्ट करने से अपनी सांसों पे जब आप एकदम गौर करेंगे 10 मिनट तक, फिर वो चीज आपको यहाँ बहुत हेल्प करेगा, आपका दिमाग जोन आउट नहीं होगा। और एक बार जोन आउट वाली चीज आपने कर ली तो ये तो एग्जाम है यार, 2 साल में 1 साल में खत्म हो जाएगी। इसके बाद साथ ही कॉलेज लाइफ में कहीं ना कहीं जाना है, पता नहीं कितनी एग्जाम देनी पड़े, किसी के लिए जब आप जॉब करोगे वहां पे भी, तो अगर ये हैबिट आपकी जोन आउट होने वाली खत्म हो गई तो बहुत अच्छा एक एसेट अपने अंदर डेवलप कर लोगे लाइफ के लिए। तो मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, लेकिन मेरी सारी बातों को जैसे आप लोग हवा में उड़ा देते हो वैसे ही इस बात को भी उड़ा दोगे, ठीक है। आया आंसर इसका? कितना है? और भाई समझ आ गया आपको पूरा? इसमें मतलब मैंने एकदम पूरी आपको रामायण अच्छे से पढ़ा दी 4 भाषाओं में। अंत में पूछ लिया राम जी के पिताजी कौन है, क्या आप पूछ रहे हो? क्योंकि अब आपको उतना अंदर डिस्टर्ब, तो कोई आपसे ये भी पूछ ले कि कहाँ से आया, क्यों आया, क्या उसका पूरा पता है आपको, ठीक है। एडवांस एग्जाम इसीलिए खतरनाक है। तुम्हें छोटा सा मैं हिंट देता हूँ। उसमें क्या हुआ था, उन्होंने बोला कि लेट वी इंट्रोड्यूस द न्यू फिजिक्स। उन्होंने कहा कि जब भी हम परमिटिविटी देखते हैं तो हम रेफरेंस में वैक्यूम को लेते हैं। नाउ लेट इमेजिन कि हम रेफरेंस में वाटर ले रहे हैं, बस इतना एक स्टेटमेंट था। और फिर पूरा क्वेश्चन दे दिया, उसमें के की वैल्यू कुछ दे रखी थी। तो बच्चों यार क्या इजी क्वेश्चन आ गया ये तो। के की वैल्यू 16 है, पहले फोर्स की वैल्यू 6 थी, फोर्स की वैल्यू 13 न्यूटन थी, पानी में ले गए, तो क्या करेंगे 35 6 कर देंगे, जो कट गया 5 आ गया। वो तो क्या इजी क्वेश्चन एडवांस में आ गया। बट उन्होंने ऊपर का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा भी था, ऐसा नहीं, बट उनको पता ही नहीं कहना क्या चाह रहा है, कौन सा रेफरेंस चेंज कर दिया, कौन सा वैक्यूम, उनको याद ही नहीं था कुछ। उनको तो ये बता दिया था कि ऐसा डिवाइड कर देना। और जब इस तरह की हम स्टेटमेंट में आया कि हम रेफरेंस वैक्यूम से हटा के वाटर रख रहे हैं अब, तो फिर वो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज भी नहीं हुए, उन्होंने तो कोई ऐसे दिया होगा बिना मतलब की चीजें, क्योंकि उनको पता ही नहीं रेफरेंस क्या है, ये सब क्या है। और उन्होंने इसको 50 से डिवाइड बाई 3 कर दिया। जबकि अगर आप रेफरेंस क्या लोगे, वाटर लोगे और रखोगे भी वाटर में, ये चेंज ही नहीं हो रहा, ये चेंज ही नहीं हो रहा था। अच्छा, एयर का भी मैं आपको बता दूं 0.999 समथिंग कुछ होता है, इसलिए उसको अप्रोक्स 1 मानते हैं, इसलिए वैक्यूम और एयर को ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। मतलब अभी आप ये लोगे, अभी रिफ्रेश वैक्यूम में है, रखते 1 में है तो सेम क्यों नहीं आता, रखते एयर में तो सेम क्यों नहीं आता, वो अप्रोक्स सेम ही है। तो वैक्यूम एयर का 1 ही समझो, वाटर में जाते हैं तो ज्यादा डिफरेंस आता है। तो ऐसे घुमाता है वो, क्या पूरा सिस्टम ही चेंज कर देगा। अगर यहाँ आपको ये नहीं पता है कि वो क्या आता कहाँ से है, पूरी थ्योरी उसकी, तो आपके लिए नहीं कैसे करेगा यार, कोई तुम्हें बताओ। अगर आते नहीं क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता बिना ऐसा कुछ बताया, कैसे करते। तो थ्योरी वगैरह पता, हालांकि ये सब नहीं पूछते हैं, तो बहुत एडवांस वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी, वो भी नहीं पूछते, पता ही भी नहीं कर पाएंगे। खैर, ये क्वेश्चन हो गया सबसे, हो गया। कितना है आंसर? R/8। इसके बाद अगला क्या है तुम्हारा? ये तो यार कुछ बताना है इसमें। पहला क्वेश्चन देने को मिला वर्धन का एक्सटर्नल एजेंट चार्ज हो। पहला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इसमें वेक्टर लग रहा है और थोड़ा सा इसमें वर्क एनर्जी पावर लग रहा है। ठीक, आपसे वर्धन पूछा, हिंट दे देता हूँ, जब देख लो एक बार, तो नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। कभी भी ये बॉक्स है,
इस बॉक्स पे एक फोर्स लग रही है, क्या लग रही है? फोर्स लगने के बाद ये 5 मीटर क्या किया, डिस्प्लेस किया और यहाँ कहीं पहुंच गया। तो इस फोर्स नहीं, ये फोर्स ऐसे तो नहीं लग रही होगी, कोई बंदा ही लगा रहा होगा यहाँ से खड़ा होकर खेल रहा होगा उसको। तो इसने कितना वर्क डन किया, कितना काम किया इसने इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए। मुझे निकालना है बेसिक वर्क एनर्जी पावर, कैसे निकालेंगे? F डॉट एन, जो भी फोर्स लग रहा है इनटू जो भी डिस्टेंस कवर हो, निकल जाएगा। इसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए? ठीक, अच्छा इसमें थोड़ा और गेम है, ये तो सीधा क्वेश्चन हो गया। अगर मैं यही फोर्स कहूँ ये लड़की की हाइट बहुत ज्यादा है, मतलब लड़का नहीं हो, आप समझ के चलो अमिताभ बच्चन है, तो वो फोर्स तो वैसे लगा है, हाइट ज्यादा है, बहुत छोटा है, ऐसा नहीं लग रहा है। तो यहाँ आपको इसका कंपोनेंट निकालना है। ये सारी चीजें जब 11th के रिवीजन में करेंगे तो और अच्छे से सीख लेंगे। अभी आप जो कंपोनेंट क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है? डॉट माने cos थीटा, cos 0 1, लेकिन cos 90, तो cos 90 ये काम ही नहीं कर रहा है, काम हमेशा नहीं कर रहा है। तो अगर हम ये फोर्स 30 न्यूटन का सीधे मल्टीप्लाई 5 से कर देते तो 30 into 5 विच इज रॉन्ग, क्योंकि 30 का कुछ हिस्सा ऊपर से आ रहा है, मान लो ऊपर से 15 आ रहा है और यहाँ से, तो असली वर्क डन कौन कर रहा है? ये 15 ही कर रहा है। तो 15 into 5, समझ में आया? यही काम उसने वहां लगा है। वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे चार्ज को कुछ ऐसे लेकर आए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, उसको रिजोल्व कर लेना। फोर्स आएगा कहाँ? क्यू डॉट ई, इससे फोर्स आ जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। डिस्टेंस कहाँ से आएगा सर? काइनेमेटिक्स, फोर्स मिला डिवाइड बाय मास, तो क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन। उसकी मदद से हम वो डिस्टेंस, जहां पर मैंने भी अच्छे से पढ़ा नहीं, बस कुछ ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, ये नहीं हुआ तो मुझे आप मैसेज या व्हाटएवर कुछ भी कर देना, मैं बता दूंगा। बट करो, सारे क्वेश्चन अगर मैं ही बता दूंगा तो दिमाग लगाओ, करो इसके ऊपर थोड़ा। अच्छा रुको, अभी अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। ये तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी? इंफिनिटी पे क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जहां 0 होगी वहां पे फोर्स होगा कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां 0 होगी वहां फोर्स होगा कुछ। तो सिंपली हमें इसमें यही देखना है कि अगर एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की जा रही है, ये अपोजिट चार्जेस है। क्या है? अपोजिट चार्जेस। तो अब तुम ये बताओ, अपोजिट चार्जेस के बीच में कभी ऐसा होगा कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी ऐसा होगा? सोचो, तुम कुछ आंसर तुम भी दे दो, मैं सारे मैं बस करूँ ऐसे। तो हो गया आपका ये आंसर बी, मतलब समवेयर ऑन द लेफ्ट ऑफ -2। क्यों? मैं भी वही सोचती क्यों। आंसर नहीं, मैं यहाँ ये आपके डिग्री में बीटेक एमटेक लिखा हो, मुझे उससे क्या मतलब? मुझे 2 + 2 4 करने पता चल रहा है। तो यहाँ पे आप मुझे बस बताओ, ये राइट साइड वाला वो 2 क्यू है और ये साइड वाला क्यू है, मतलब ये डबल है राइट वाला, तो उस साइड उसका इफेक्ट कम पड़ेगा। और कुछ
ये फुल करते हैं, इसके ऊपर फिट लगेगा ये, जैसे जैसे ऐसे जाते रहेंगे तो इसका इफेक्ट चीज को ऐसे क्या एक्सप्लेन करना है। आया कुछ नहीं, जो तो होगा कैसे करें? पॉजिटिव चार्ज पुश करते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। और -q और +2q में -2 को मैं तो उसकी साइड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो वो कैंसिल ऑफ हो जाएगी। समझ में आया कुछ? सही है। अच्छा सही है। एक पॉइंट रख लो बस, ऐसा कर लो ना, एक पॉइंट यहाँ रख लो, एक पॉइंट यहाँ रख लो और एक पॉइंट, अच्छा बीच में तो कोई चांस नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, ठीक है। ये बीच में इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही वजह से लगेगी ऐसे E A, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E B, क्योंकि ये निगेटिव है इस वजह से इसी डायरेक्शन होगा ना, और ये पॉजिटिव ये भी बाहर सकेगा इधर। अच्छा इधर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली EA की वजह से कहाँ आएगी यहाँ, और EB की वजह से कहाँ आएगी पीछे, वो EB की वजह से कहाँ आएगी इस डायरेक्शन आएगी, तो यहाँ पे EA की वजह से और EB की वजह से। एक चीज तो क्लियर दिख रही, बीच में कभी भी 0 2 जगह हो सकते हैं, या तो उस तरफ, क्यों आखिर उस तरफ और इस तरफ 0 हो सकता है, क्योंकि दिख रहा है ना एक बोलो ना, तो इसी चीज है उधर, ये दोनों एरो जब ये और ये इक्वल हो गए तो ये 0, वो इक्वल हो गए तो वो 9, थोड़ा और करते हैं, ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब भी इसका चार्ज +2 क्यों है, तो k 2k क्यों अपॉन यहाँ से जो भी डिस्टेंस हो इसका चार्ज का कुछ मैं मान लेता हूँ x क्या है, तो 2k क्यों अपॉन x² इक्वल हो जाए, 2 कहाँ है वहां थोड़ी, a क्यों अपॉन समथिंग x + 20, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ l, क्या नाम देता हूँ, तो l + x का होल स्क्वायर। आप सुनो k क्यों तो सेम है, k क्यों सेम है, एक तो यहाँ 2 है जो चीज को इस वैल्यू को क्या करता है, दूसरी चीज यहाँ डिवाइड में बड़ी वैल्यू है जो इस पूरी वैल्यू को, तो कुछ भी हो जाए कभी भी ये दोनों होंगे ही नहीं, क्योंकि नीचे डिवाइड में हमेशा बड़ी वैल्यू रहेगी, अगर यहाँ पे x बढ़ता है तो यहाँ ऑटोमेटिक x बढ़ जाएगा, और दूसरा वन डिवाइड मल्टीप्लाई में बहुत बड़ा बना रहा है, तो ये कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते। अच्छा इस तरफ आ जाओ, सेम मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ यहाँ पे कितने दूर पे है x, तो इस तरफ ये जो लगेगी कौन सी फील्ड लगेगी, 2k अपॉन l + x का, और इसकी वजह से EB की वजह से क्या लगेगा, नाउ 2 इस वैल्यू को, लेकिन l + इस वैल्यू को, तो एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जब ये दोनों इस चीज को न्यूट्रलाइज कर लेंगे और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। समझ में आया? हमेशा सोचने का नजरिया भी बता दीजिए, अब तुम हर बार ऐसे करके देखो तो बहुत अच्छी ये आया समझ में आया, क्या समझ में आया?
गो फोन इतना ई ई बी सब दिख जा रहा है, गो ये राज भी उसके साथ चला गया। बता इसको, बता कुछ जोन आउट मत तो भाई, तू मेडिटेशन करो, समझा देना। ये नीचे जाके जब तुम चाय नाश्ता जो भी करोगे तो उसको समझाना उस टाइम पे, ठीक है। तो समझ में आता है इसको हमेशा कैसे सोचो, जो बड़ा चार्ज होता है ना पॉजिटिव में, वैसे तो हमेशा सोचने का ये बड़ा तरीका है, दिस इज द ओनली वे जिससे तुम्हें करना चाहिए। बट मैं तुम्हें फिर भी एक छोटा सा वो दे देता हूं टाइप में, हमेशा देखो छोटा चार्ज कौन सा है। पहले तो ये देखो अपोजिट देख लो थोड़ा, ठीक। अपोजिट देखने के बाद देखो हमेशा छोटा चार्ज कौन सा है, निगेटिव कौन सा है। छोटा है और निगेटिव है तो इसकी रिजल्ट 0 होगा। छोटा है और तो, और छोटा है और पॉजिटिव है, सॉरी छोटा है और पॉजिटिव है, इससे छोटा होता चार्ज और पॉजिटिव होता तो इस चीज की पॉसिबिलिटी थी कि वो वहां भी हो सकता था, ठीक है। बट अगेन क्योंकि मुझे एग्जीक्यूटिव टिप मुझे रिमाइंड नहीं, मैंने बुक में लिखी होगी 12th के टाइम पे, तो शायद मैं इसको करेक्ट करके तुम्हें एक बार बता दूंगा। और मेरे साथ तो चेक कर लो ना, ट्रिक हमेशा खुद से बनाई जाती है। एक बार ऐसा केस लो, एक बार दूसरा केस लो, एक बार तीसरा केस लो, और देखो तुम्हारी ट्रिक तीनों जगह काम कर रही कि नहीं कर रही। तो काम मैंने ऐसी बनाई थी, करने नहीं बताई थी, वो ट्रिक काम की थी। समझ में आया? वैसे मैं भी तुम्हें एक बार बता दूंगा, बट आज भी अपना होमवर्क समझो तुम, शायद हम वापस कब मिले, वेडनेसडे या थर्सडे मोस्ट प्रोबेबली। तो जब भी थर्सडे या वेडनेसडे हम जब भी मिलेंगे उस टाइम पे आपको ये होमवर्क की ट्रिक बना के लाना है, ठीक है। ये फिर मैं देखूंगा तुम्हारी ट्रिक मेरे ट्रिक से मैच हो रही है, ओके। बाकी ये सही तरीका तो पता है आपको, ऐसे ही करो हमेशा करोगे। उसके बाद द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द एक्सिस यूनिटली चार्जिंग, ये बाकी है तुम्हारा, इसको छोड़ो एक बार, ठीक। और इसके बाद फोर्थ वाला काइनेमेटिक, ठीक है। जा सकते हो और प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे लिखोगे तो रोज भी क्वेश्चन जो है उसको करते रहो। मैंने तुम्हें जैसा कि कहा था कि अब एक कंसेप्ट हमने पानी वाला छोड़ा था तो मैंने पूरा कर दिया है, और ये पोटेंशियल वाला बताना रह गया था, वो आज बता दिया। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई कंसेप्ट नहीं बचता। प्लस से पहले कि तुम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, क्वेश्चन उठाओ मॉडल से, ठीक है। उसको खत्म करना चालू करो, प्रैक्टिस लैग नहीं होनी चाहिए। मैं और क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो इस चीज की, 11th स्ट्रॉन्ग करते रहो। आज हीट और टेम्परेचर की बात की है तो इसी बात से रिवाइज कर लेना है। ये हम नहीं लिखते बट हमेशा यहाँ होता है, पानी में डालेंगे तो परिस्थिति का 15 लिखना। ये बहुत लंबा है, काम की इतनी चीजें इतनी चीज याद